राइट, वेलकम टू द लेक्चर। सो फाइनल चैप्टर है आपका ज्योग्राफी के एनसीईआरटी समरी का। सो व्हाट इज बायोस्फेयर पूछ रहा है आपसे। सो इट बायोस्फेयर इज समथिंग व्हिच encompasses all living organism on earth including plants, animals, microorganisms। तो हमने देखा है ना, आई थिंक दिस इज समथिंग वी हैव स्टडीड दैट फ्लोरा फौना के साथ फंगा भी है। आजकल फ्लोरा फौना के साथ फंगा भी, क्योंकि जस्ट टू कैसे कहूँ उसको, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंजाई। फंजाई का क्या इंपॉर्टेंस है, आप उसको फॉरगेट ना करें। तो वो जो है इसके लिए अब एक एक तरीके का मुहिम चल रहा है, एक तरीके का देयर इज अ होल मूवमेंट गोइंग ऑन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि जो फंगा है उसका इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन कर ले। ठीक है, ऑल राइट। सो कुछ एक्सप्लेन्ड है फंगा फंजाई से रिलेटेड। ओके, फंजाई से रिलेटेड जो एक्सप्लेन है, ये सारी चीजें वो आपको मैं भेज सकता हूँ। ऑल राइट, सो आई जस्ट सेंड यू सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंजाई फ्रॉम द हिंदू। तो ऐसे इसी तरीके से आपको जो है हर हर इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है उसका करंट अफेयर्स ढूंढते रहना है। और उसी से देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है जब आप कोर टॉपिक पढ़ते हैं, वेन एवर यू आर रीडिंग कोर टॉपिक, तो आपको पता चलता है कि क्या पूछा जा सकता है। और जब आप उसका कोर टॉपिक का करंट अफेयर्स ढूंढ के निकालते हैं तो एग्जैक्टली exactly क्या पूछा जा सकता है वो आपको पता चलता है, बिकॉज द लाइन्स आर लिफ्टेड, द लाइन्स आर डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम आर्टिकल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिताक्षरा और दया भाग का क्वेश्चन था। सबसे पहली बात तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मिताक्षरा और दया भाग। दूसरी चीज क्या थी कि मिताक्षरा और दया भाग जो है उसका जो ये जो आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में, क्योंकि उसमें विमेन्स इनहेरिटेंस राइट पे केस चल रहा था, एंड उसमें ही हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए मिताक्षरा और दया भाग का सपोर्ट लिया गया था। तो 2021 के आई थिंक स्टार्टिंग में मिताक्षरा और दया भाग ऐसा कुछ था, और वो जो है फाइनली 2021 के प्रीलिम्स में भी आ चुका था। तो यही चीज है जो आपको करनी है, ये देख लेना है। ओके, तो इट विल बी अ मैसिव एक्सरसाइज। इसमें सभी को कंट्रीब्यूशन करना, एवरीबडी ऑफ यू हैज टू कंट्रीब्यूट समथिंग, बिकॉज जितना आप रिवर्स सर्च कर सके। ठीक है, आप देखे, आपने देखा कैसे हमें पता नहीं था। ठीक है, वी एवर डायोक्सिन हम पढ़ रहे थे, डायोक्सिन पता नहीं था, किसी ने द हिंदू में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें क्या पता चला कि जस्ट 6 days बिफोर द हिंदू में एक आर्टिकल आया था। ओके, बिकॉज बहुत सारी चीजें पेपर में नहीं होती है। पेपर में देखो लिमिटेड स्पेस होता है, उसमें मोदी जी, राहुल जी, और क्या वट एवर सम पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग, उसके साथ क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो इसमें पेपर में इतना जगह नहीं होता है कि आपको हर चीज आ जाए, है ना। सो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऑनलाइन रहती हैं, और हर पेपर में अलग अलग न्यूज आता है। हर एडिशन में, द हिंदू के हर एडिशन में अलग अलग न्यूज है। पीएफए जैसे है, करेक्ट। पीएफ एसिड हमें कैसे मिला था? ओके, पॉलीफ्लोरो एसिड कैसे मिला था हमें? पॉलीफ्लोरो एल्काइल एसिड, हाउ डिड वी गेट दैट? वी गॉट दैट बिकॉज वी सर्च फॉर इट, rather than waiting to get across an article of polyfluoroalkyl acid. What did we do? We searched for it। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसका करंट अफेयर सर्च किया, और उससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट, ओके, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स थे। एंडोसल्फान का एग्जांपल था। तो इतना बढ़िया हमें आर्टिकल मिला कैशू प्लांटेशन का, कैशू प्लांटेशन का हमें बहुत अच्छा आर्टिकल मिला फ्रॉम 2011। तब हमें पता चला केरला में एंडोसल्फान कैशू प्लांटेशन के अंदर यूज होता है। उसके वजह से बहुत सारे लोग केरला में बीमार पड़ रहे हैं, उनका जो है न्यूरो एंडोक्राइन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, और उनको जो है प्रॉब्लम्स आ रही। सो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ वी वुड हैव जस्ट सैट हियर waiting for an article or endosulfan to just drop on our laps, rather than we search for it। तो इसीलिए आपको विजिलेंट रहना है। नेक्स्ट 70-80 डेज में अगर हम लोग सब मिलके करें एवरीबडी, तो हम 10,000 आर्टिकल तक जा सकते हैं। उतना इशू जरूरत नहीं है। 10,000 इज जस्ट लाइक अ इमेजिनरी टारगेट, बट हम लोग कर सकते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने विकीपीडिया से पेजेस बनाए थे, है ना, जिस तरीके से हमने विकीपीडिया के पेजेस बनाए थे, उसी के तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। ओके,
एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट आउट ऑफ 35 अगर क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का, एटलीस्ट 25 कर पाएंगे हम। बिकॉज यहां पर अगर आपने 25 क्वेश्चन ले लिए, द गेम इज वन। The moment you get 25 correct out of 35, the game is won for you. Because how many of marks you are getting? You will be getting anywhere from 40 to 50 marks. अगर मान लो 10 गलत भी हो जाता है तो भी आपका ज्यादा कटेगा नहीं, तो 40 से 50 तक नंबर यहीं पर ले आओगे। उसके बाद बाकी के नंबर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से तो आ ही जाएंगे, है ना। क्योंकि हमेशा क्या होता है, आप 70-80 में फंस जाते हैं, 70-80 के बीच में या 60-70 के बीच में फंस जाते हैं। उसमें होता क्या है, मैक्सिमम नंबर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से जनरली कितना रहता है, तो हार्डली 10-12 नंबर, है ना। और नेगेटिव्स इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है हम जो करेंगे नेक्स्ट 70-75 डेज में, एटलीस्ट एक अच्छे लेवल का हम पढ़ाई करके जाएंगे, जिससे हमारा जो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में एटलीस्ट 25/35 तो होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग 35/35, एटलीस्ट 25/35 होना चाहिए। ठीक है, इतना आई थिंक वी कैन डू। दिस इज समथिंग आई थिंक इट इज वेरी डूएबल। यस, ठीक है, ऑल राइट। तो फंगा, फ्लोरा, फौना, फंगा, ये तीनों आपको ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वाज शेयर्ड रिसेंटली। एक फंगा जो है ग्रो कर रहा था मशरूम के बैक पे, सॉरी, फंगा ग्रो कर रहा था एक फ्रॉग के बैक पे। एंड पहली बार एक ऐसा देखा गया था, इट वाज लिविंग इन अ, आप कह सकते हो कमेंसलिस्ट या अमेंसलिस्ट एक तरीके से, उसमें रह रहा था, बिकॉज फ्रॉग को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फ्रॉग को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपको, देयर वाज इन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बायोलुमिनेसेंट फंजाई, एक बायोलुमिनेसेंट फंजाई मिला था कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको एक ये मिला था, ठीक है। सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट वी केम अक्रॉस। उसके बाद एक अभी जो है रिकॉग्निशन मिला था एज पार्ट ऑफ ट्रिनिटी, यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था फंजाई को, तो उसका भी आर्टिकल मैं आपको भेज रहा हूँ। राइट, अब देखिए, इकोलॉजी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इंटरेक्शन। सो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और ये जो है, इसके अंदर में क्या क्या आता है, इसके अंदर में इंटरैक्शन विद इन इकोलॉजिकल सिस्टम रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल साइकिल अक्रॉस लैंड, वाटर एंड एयर। तो मटेरियल साइकिल में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कार्बन साइकिल, और क्या देखने को मिलता है, सल्फर साइकिल, मीथेन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। हैबिटेट representing the collective physical and chemical factors shaping an environment. Ecological adaptation, where organisms evolve to thrive in varying environmental conditions. Interconnectedness of abiotic and biotic components within the ecosystem. ये भी दिखाता है कि जो abiotic components है, जैसे आपके रॉक्स हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उसके साथ बायोटिक कंपोनेंट्स जो है आपका, उसका जो इंटरैक्शन है उसको दिखाता है। ओके, इकोसिस्टम जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमने यहाँ पर देखा था टेरेस्ट्रियल में कैसे पायोनियर स्पीशीज आता है, एक्वेटिक में कैसे पायोनियर स्पीशीज आता है, और कैसे इकोसिस्टम फॉर्मेशन होता है। फूड चेन आपने देखा था, हाउ डिड द जीएफसी एंड द डीएफसी फूड चेन वाज फॉर्म्ड, हाउ डिड द पायोनियर स्पीशीज केम, द लाइकेन इन द in the terrestrial area, and the this thing, what do you call the, एक तो लाइकेन हो गया आपका, दूसरा प्लैंक्टन्स है ना, प्लैंक्टन्स वेयर देयर इन द वाटर एरिया। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू बायोम्स which are characterized by large plants and animal communities covering extensive geographical regions. Boundaries are largely dictated by climate factors such as rainfall, temperature, humidity, and soil condition. Major terrestrial biomes include forest, grassland, desert, and tundra.
तो ये सारा हमने क्लियर कर लिया है, टुंड्रा पढ़ लिया है हमने, बॉरियल फॉरेस्ट पढ़ा हमने, परमाफ्रॉस्ट पढ़ा हमने, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा। आपके लिए ग्रासलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रीजन, सबसे पहली बात, यूपीएससी का ये हॉट टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज 2021 में इन्होंने ग्रासलैंड पे क्वेश्चन पूछा था। दूसरा रीजन क्या है? चीतास की वजह से। बन्नी ग्रासलैंड जो है, बन्नी ग्रासलैंड आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो उसके वजह से ग्रासलैंड में जो है कैसे आपका चेक होता है वेजिटेशन ग्रोथ, वेजिटेशन ग्रोथ हाउ इज इट चेक्ड, तो वो चीज देखी जाती है यहाँ पर। एक्वेटिक इकोसिस्टम इनकम्पास मरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर जो है ओशियानिक और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है। मरीन इकोसिस्टम में आपको ओशंस, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, ये सारा आ जाता है। तो बेसिकली खारे पानी का इकोसिस्टम, ओके, खारे पानी का इकोसिस्टम। और दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, मार्शेस और बॉग्स आ जाते हैं। ओके, सो बॉग्स से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, मार्शेस से रिलेटेड, वहां का एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिएगा, बीवर्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका फिशिंग कैट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिशिंग कैट बाय द वे अभी न्यूज में था, बिकॉज बंगाल में एक विलेज में पकड़ के उसको मार दिया गया था। एंड वो दिखाता है, ओके, फिशिंग कैट जो है उसका एक इंपॉर्टेंस दिखाता है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर एसेंशियल कंसेप्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर आपको लाइफ ऑन अर्थ समझना है कि कैसे लाइफ ऑन अर्थ वो स्टार्टेड, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इतने सालों से, उनका जो डीएनए एनालिसिस होता है उससे हमें पता चलता है कि पहले के एनिमल्स कैसे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैमथ एंड एलिफेंट, दे आर वेरी क्लोज कजन्स। तो एलिफेंट के थ्रू हमें मैमथ के बारे में पता चल जाता है। वैसे ही करते करते बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हमें बताते हैं दूसरे दूसरे एनिमल्स के बारे में। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, so ecosystem structure encompasses both abiotic and biotic factors. Abiotic factors में क्या हो जाता है? रेनफॉल, ओके, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑलराइट। एंड देन द बायोटिक फैक्टर्स, इसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएगा और बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग फैक्टर्स आ जाएगा? I can say that in the abiotic factors, yes, okay. Biotic components, so producers, it consists of green plants capable of manufacturing their own food through photosynthesis. तो यहां पर आपने एक चीज सुना होगा, याद होगा आपको, जीएफसी करके, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन करके आपने सुना होगा। और आपने डीएफसी सुना होगा, डेट्राइटस फूड चेन। तो इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कॉमन क्या है? इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, DFC is more common or GFC is more common? Yeah. If I'm asking about terrestrial, it is DFC. It is DFC. Okay. There is more energy flow through the DFC than compared to the GFC. इस चीज को आप याद रखना. All right. So every living organisms, if not eaten by others, will be part of DFC. Every living organism, आप ऐसे समझिए, जो दूसरे एनिमल्स नहीं खाएंगे, they will be forming part of the DFC. Okay. So ये डीएफसी में क्या होता है ये याद रखना। इसमें जो सबसे बॉटम में कौन होता है? ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अदर्स बट डू नॉट गेट फेड बाय अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे देखिए, लीचेस होता है या डिफरेंट डिकम्पोजर होता है, उसको जनरली ज्यादा लोग खाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। बट ये जो है, जैसे मरा हुआ बॉडी है, उसमें मैगट्स लग जाता है ना, मरे हुए बॉडी में मैगट्स लग जाता है, लेकिन मैगट्स को कोई खाता है? मरे हुए बॉडी में तो मैगट्स लग जाते हैं, लेकिन मैगट्स को जनरली कोई नहीं खाता है। चांस बाय चांस अगर कोई खा लेता है, अलग बात। सो ये डीएफसी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा ये बताइए, इन द अगर मैं बात करूं, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम विच इज मोर कॉमन, विच इज मोर कॉमन, एक्वेटिक इकोसिस्टम में डीएफसी या जीएफसी? इट इज जीएफसी। ओके, जीएफसी इज द मेजर conduit, okay,
GFC is the major conduit. It is the chief form of energy transfer in the, yes. DFC is terrestrial. GFC is, नहीं 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 नहीं. DFC, okay, DFC can be seen. Okay, DFC can be seen in aquatic ecosystem, but it is the GFC. Okay, it is the GFC which is more common. That is the grazing food chain, which forms the bulk of energy transfer. Okay, which forms the bulk of energy transfer. Okay, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. बहुत कम, ओके, बहुत कम केसेस में आपको डीएफसी देखने को मिलेगा, इफ एनी. ओके, इफ एनी, बिकॉज आपने देखा है, हमने क्या बोला, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. whenever we talk about it, biology along with chemistry and physics also, but biology को हमेशा बोला जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन. अगर आपको, आपने बोला कि टू हेडेड स्नेक, टू हेडेड स्नेक मैंने नहीं देखा है, तो नहीं होता है. बट आपके देखने से तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है. इफ आई हैव नॉट सीन अ स्नेक विच कैन डांस, आई हैव नॉट सीन अ स्नेक विच कैन डांस, ओके, तो वो नहीं होता. यू कैन नेवर से दैट इन बायोलॉजी. इसीलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सम टर्टल्स आर विविपेरस, some organisms are XYZ, some organisms are ABC. In general it will be correct. लेकिन सुबह में हमने क्वेश्चन देखा था बैट्स का, if you guys remember, we had seen a question related to bats, जहां पर क्या बोल रहा था, है ना, जहां पर कि बैट्स कैन लिव इन पोलर एरियाज. तो बैट्स कैन नॉट लिव इन पोलर एरियाज, द बैट्स कैन नॉट लिव इन डेजर्ट एरियाज. ओके, लेकिन डेजर्ट, एक्सट्रीम डेजर्ट में बोला था, नॉट डेजर्ट. डेजर्ट केव्स में हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम डेजर्ट में नहीं. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, सच एज डियर, गोट्स एंड माइस, एंड दे फीड डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, so these are flesh eating animals including snakes, tigers and lions, and they prey on primary consumers. Tertiary consumers are the top carnivores, certain carnivores like hawks and mongoose, which feed on other carnivores, and then comes your decomposer. All right. So organisms such as scavengers like vultures and crows, as well as bacteria and various organisms which break down the dead organisms. So vulture याद है आपको, हमने पढ़ा था, there were total four rump headed vulture, है ना, white billed vulture, ये सब पढ़ा था ना. So they were total 4 critically endangered. Okay, what was the IUCN status of the griffin vulture? What was the IUCN status of the Himalayan griffin vulture? It was not critically endangered. The Himalayan griffin vulture was not critically endangered. Think again. Himalayan griffin vulture जो है, it was not critically endangered. It was near threatened. मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप याद करोगे, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर में मैंने एक चीज बताई थी, दैट द वल्चर, सिंस इट इज लिविंग इन पहाड़ी एरियाज, मतलब हिली एरियाज, इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द डाइक्लोफेनाक. वल्चर ही पूछ रहा हूँ. ओके, वल्चर ही पूछ रहा हूँ. सो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर जो है, ओके, करेक्ट. राइट, एंड देन देयर इज ऑल्सो एन यूरेशियन, ओके, यूरेशियन ग्रिफिन. इट इज एन यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर. उसका क्या है, यूरेशियन ग्रिफिन जो था, दैट वाज लीस्ट कंसर्न. एक था यूरोपियन ग्रिफिन, एंड देन देयर वाज दिस इंडियन वल्चर. ओके, देयर वाज दिस इंडियन वल्चर, और जिसको क्या कहते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर. तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर वाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. एक जो था लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था. ओके, ठीक है. तो ये, इसके लिए क्या करना है दोस्त, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बस हमें आपको दे देना है एक आर्टिकल हिंदू का, मैंने भेज दिया. ओके. हम्म. राइट, इसमें हमने ये भी पढ़ा था, याद है आपको, हमने ये भी पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, वी स्टडीड अबाउट द वल्चर रेस्टोरेंट्स. वल्चर रेस्टोरेंट्स, यस. सो वल्चर रेस्टोरेंट्स में क्या था कि उनके लिए खाना और एक तरीके से प्रमोशन के लिए भी, सो रेस्टोरेंट्स वगैरह से लेके, होटल से लेके,
डाइक्लोफेनाक फ्री एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यू फ्री खाना लेके वल्चर्स के लिए छोड़ दिया जाएगा, मीट वगैरह का कैरकस। और यस, नॉन टॉक्सिक खाना महाराष्ट्र में था, आई थिंक झारखंड में भी था एक, पंजाब में भी एक खोला था इन्होंने। Decomposers operate at every trophic level, transforming dead matter into essential substances like nutrients and organic and inorganic salts crucial for soil fertility. Now, did you understand if they are present at every trophic level, the flow of energy will be higher in a DFC chain, in a detritus food chain. If they are, because they are present at every trophic level, feeding on the, transforming the dead matters into essential substances. So that's why in the terrestrial ecosystem DFC का energy flow GFC से ज्यादा होगा. All right. अब हम आ जाते हैं food chain पे. So organisms with an ecosystem are interconnected through a sequence of eating and being eaten. हमें कोई खाता है, हम किसी को खाते हैं. हमें कोई खाता है और हम किसी को खाते हैं. That is the law of nature, and it is known as food chain. A plant-eating beetle consumes a paddy stalk, which is then eaten by a frog, followed by a snake consuming the frog, and ultimately a hawk that is preying on the snake. Flow of energy, so transfer of energy through the different levels of a food chain is referred to as the flow of energy. This process involves the transfer of energy from one organism to another. यहाँ पर मैंने आपको 10% रूल्स के बारे में बताया था, दैट फ्रॉम सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा. अगर मैं एक ट्रॉफिक का आपको पिरामिड बना के बता रहा हूँ, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होगा, एट द टॉप और एट द बॉटम. सबसे ज्यादा एनर्जी बॉटम पे होगा, और हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% पास होते जाएगा, एंड इट वाज नोन एज द 10% एनर्जी रूल. दैट्स वाई एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड. यस और नो? The energy pyramid is inverted or not? No, it is always upright. The energy pyramid is also upright. Please remember this, है ना, upright होगा. तो वो पिरामिड वाला मैंने बताया था आप लोगों को. आई थिंक वी डिस्कस दैट पिरामिड वाला कैसे, कौन सा पिरामिड कहाँ पर है. आई जस्ट सेंड इट अगेन. ओके, मैं उसको फिर से बना के, हाँ, इन्वायरमेंट की क्लास में किया था, उस पिरामिड को वापस से भेज दूंगा. यस, तो आप देख लेना उसको. लेकिन हमेशा एनर्जी का पिरामिड 10% रूल फॉलो करेगा, और 10% रूल फॉलो करने की वजह से हमेशा ऐसा अपराइट होता है. अपराइट और इन्वर्टेड में फर्क क्या होता है? दिस इज योर अपराइट. ओके, जैसे नॉर्मल शेप होता है पिरामिड का, वो अपराइट होता है. इन्वर्टेड आपका ऐसे होता है. यहाँ पर हमने बायोमास का डिस्कस किया था. इफ यू गाइज रिमेंबर, बायोमास में, एक्वेटिक बायोमास में इन्वर्टेड था. एक्वेटिक बायोमास में वी डिड डिस्कस ना कि भले ही नंबर ज्यादा होता है, लेकिन जो बायोमास होता है वो कम होता है प्लैंक्टन्स का. इसीलिए सबसे नीचे में सबसे कम रहेगा बायोमास, लेकिन नंबर ऐसे रहेगा. नंबर विल बी अपराइट. प्लैंक्टन्स आर देयर इन द बिलियंस, बट प्लैंक्टन्स का टोटल बायोमास इतना कम है. ओके, प्लैंक्टन्स का इतना बायोमास कम है. दूसरी चीज था ट्री वाला. अगर आप देखोगे तो हमने बात की थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था. किस तरीके से था? ऐसे था. ये क्या था? दिस वॉज योर इंसेक्ट्स. डम्बल शेप का था. इंसेक्ट्स क्योंकि ज्यादा होते हैं ट्री से ज्यादा आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इसीलिए जो है, या ट्री पे जो क्रॉलिंग करते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसका शेप डिफरेंट होता है. एक्चुअली ये आ सकता है, सिंस इट इज देयर इन द क्लास 12th के, क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, आपका आ सकता है. एक चीज बता देता हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर पीपल हैव टोल्ड यू दिस और नॉट, बट यूपीएससी आपसे क्या चाहता है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, तो आपसे जो लेवल ऑफ तैयारी चाहता है, दैट शुड बी बीए कंप्लीट और एमए स्टार्टिंग. मान लो एंथ्रोपोलॉजी है, या आपका सोशियोलॉजी है, या साइकोलॉजी है, वट एवर योर हिस्ट्री है, कुछ भी है, तो बीए लेवल और एमए लेवल के बीच का लेवल चाहता है. ऑनर्स लेवल का वेरी गुड कह सकते हैं. लेकिन जब दूसरे सब्जेक्ट का आता है, दूसरे सब्जेक्ट की बात होती है, तो क्लास 12th लेवल चाहता है. एटलीस्ट क्लास 12th लेवल आपको पता रहना चाहिए. ओके, तो ये जो है, इसीलिए 12वीं तक की किताबें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती.
अब यहाँ पर बात हुई क्या कि इतना एडवांस हो गया तैयारी, एवरीबडी वांट्स टू डू द तैयारी, सब जमीन बेच के तैयार है तैयारी करने के लिए, ये वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट लेने के लिए तैयार है। उसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन टफ होते जा रहा है, और वो कंपटीशन को बढ़िया रखने के लिए यूपीएससी अपना लेवल भी बढ़ाते जा रही है। तो अब क्या हो गया है, इवन इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स दे आर लुकिंग फॉर अ बीए लेवल। ओके, ऑलराइट, बीए लेवल जो है आपका वो बढ़ते जा रहा है। नहीं, आपको लगा इसीलिए क्योंकि आपने हाल फिलहाल का पेपर देखा होगा। आप देखिए 10 साल पुराना पेपर बहुत आसान है। उस समय बहुत कम लोग जा पाते थे दिल्ली। दिल्ली जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसा होता था, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम मे बी अ स्मॉल टाउन, से लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कानपुर। ओके, कानपुर तो छोटा नहीं है बट स्टिल टीयर 2 है। तो आप बोला करते थे किसी को, दिल्ली कोई जा रहा है तो मेरे लिए ये 4 किताबें लेके आ जाना, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलता था। आज की डेट में इतनी किताबें हैं कि आपके पास 9-10 किताबें पीडीएफ में पड़ी हुई हैं। 9-10 किताबें पीडीएफ में आपके पड़ी हुई है, आप खोल के भी नहीं देख रहे। सो इट इज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। पहले के जमाने में 20 years बैक, पीपल यूज टू साइकिल फ्रॉम लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, एंड देन दे यूज टू गेट दोज रिसोर्सेज। सो इसीलिए आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा दैट यस, थिंग्स हैव बिकम इजियर, दैट्स व्हाई यूपीएससी इज कॉम्पनसेटिंग in the form of amping up the questions. ओके, अब आप जैसे कैग के बारे में है भाई, कैग के बारे में कोई बंदा बोलता था तो 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते थे कि कैग क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, ऐसा होता था। अब क्या है, कैग के बारे में सभी पता है, 4 लाइन कोट कर सकते हो, आर्टिकल 148 बता सकते हो। सो स्तर बढ़ा है। ओके, द लेवल ऑफ प्रिपरेशन हैज इंक्रीज्ड। इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ फूड चेन और फूड वेब की डिफरेंस की। तो फूड चेन इज लीनियर। मान लो नीचे वाले को ऊपर वाला खाएगा, इस वाले को एक और ऊपर वाला खाएगा, उसको फिर एक ऊपर वाला खाएगा, बट ये हमेशा लीनियरिटी में नहीं चलता है। नीचे वाले को 4 लोग खा रहे हैं, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इसको ये खा रहा है, ऐसे करके होता है एक्चुअल में। सो विच इज मोर रियलिस्टिक, फूड चेन इज मोर रियलिस्टिक और फूड वेब? द फूड वेब captures the reality on ground better than food chain. So food chains are not isolated instant, there is a complex interdependence. ऐसा होता है ना कि रोज तुम यही बोलते हो क्या, मम्मी चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा, बिकॉज मैं फूड चेन में ऊपर हूँ, मम्मी बेलन मारेगी, है ना? ऐसा नहीं होगा ना कि यू कैन से दैट कि मैं, आप कभी पनीर भी खा लेते हो, कभी पालक भी खा लेते हो, साग भी खा लेते हो, है ना? साग किसका खाना है? साग तो प्रोड्यूसर्स का खाना है। आप क्यों खा रहे हैं? आप तो फूड चेन में ऊपर है ना। So that is why, because हमारा जो डाइट है it is not strict, and we do not eat, all right, we do not eat इस तरीके से, एक सेट तरीके से। ओके, नॉट एवरीबडी ईट्स इन अ सिमिलर मैनर। हो सकता है आपका जो टाइगर है वो बेरीज भी खा रहा है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं भूखे मर जाऊंगा। Okay. For instance, a mouse consuming grain may be preyed upon by various secondary consumer, which in turn may be preyed upon by different tertiary consumer. The interlocking network of interconnected food chain is termed a food web. In a food web, carnivores may consume multiple types of prey, leading to a more intricate network of relationship. तो यहाँ पर जो है फूड वेब में क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो ज्यादा इंट्रिकेट होता है, ज्यादा बेटर कैप्चर होता है व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइल्ड, रादर देन रिलाइंग ऑन अ लीनियर फूड चेन, जहां पर फिक्स्ड वे में दिखाया जाता है ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा। ऐसा जनरली नेचर में होता नहीं है। टाइप्स ऑफ फूड चेन में हम अभी जीएफसी डीएफसी कर रहे थे, जिनको नहीं समझ में आया आप यहां पर देख सकते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन को जीएफसी कहते हैं। सो इट बिगिंस, तो ये फूड चेन जो है कैसे होता है, इट बिगिंस विथ प्लांट्स। तो सबसे नीचे जो है आपका प्लांट्स रहता है, वो बेचारे को डियर खाता है, उसके बाद उसको, डियर को शेर खाता है। ओके, शेर जो है उसके ऊपर आपका हॉक बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि हॉक शेर को उठा के ले जाएगा, इट इज नॉट लाइक हॉक शेर को उठा के ले जाएगा, बट सिंस द हॉक ओनली ईट्स अदर एनिमल्स,
इसीलिए जो है उसको ऊपर का दर्जा मिला हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसा नहीं है कि सिंस द हॉक इज अबव इन द फूड चेन तो वो शेर को ही खाने लगेगा, नहीं, शेर को पास भी नहीं जाएगा वो। ओके, लेकिन वो क्या करेगा, सिंस इट इज ईटिंग अदर टॉप कार्निवोर्स, अदर कार्निवोर्स को खा रहा है, इसीलिए जो है वल्चर्स बिल्कुल आएंगे। वल्चर्स हर सपोर्टिंग नेटवर्क है वल्चर्स का। vultures जो है they will be also be top carnivores. Why? Because they are also in a way eating the top carnivores, but also at the same time हर इस पे प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ओके, प्रोड्यूसर्स तक आपका जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डियर टू योर टाइगर टू योर ऑल द एनिमल्स, उसमें सपोर्टिंग रोल, क्योंकि दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन डिग्रेडिंग। Okay, they are also helping. They do not exclusively, they do not have a prey. They do not have a prey. They just scavenge. They are exclusive scavengers. They are exclusive scavengers. Okay. So intermediate level में herbivores रहते हैं. They eat the producer plants. Energy loss occurs at each level through processes like respiration, excretion, and decomposition. So energy loss रहता है 10%, अब ही ऊपर जा पाता है। द रेस्ट इज रेस्ट जो होता है एनर्जी वो चला जाता है आपका। इट इन्वॉल्व्स 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। तो यहां पर एनर्जी क्यों जाता है, जैसे अभी यहां पर 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल है, तो हर लेवल पे एनर्जी कम होता है। वाई डज दिस हैपन? बिकॉज सी, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें जो है एनर्जी विल बी स्पेंट। Then comes your detritus food chain. It is initiated by the autotrophs, capturing energy through grazing animals. Involves the decomposition or breakdown of organic waste and dead matter derived from the grazing food chain. So DFC जो है, it is derived from what? It is derived from the GFC only. Because if there will be no grazers, if there will be no producers, will there be decomposition? Decomposition करने के लिए भी कुछ चाहिए ना आपको। You require something to do decomposition or not? Absolutely. So that's why detritus food chain in a way is dependent upon the grazing food chain. So this is over. Now we can come to the another chapter, and that is your biogeochemical cycles. Although we have done this, but एक बार और करने में कोई हर्ज नहीं है। The sun serve as the primary source of energy. sun के energy किस तरीके से मिलता है हमें? Something known as insolation, and उससे हमें क्या मिलता है? रेडिएशन। Okay, it initiates life processes through photosynthesis, which provides food and energy for green plants. Okay, during photosynthesis carbon dioxide is converted into organic compounds, तो CO2 लेता है। इसीलिए आप समझते हैं why it is called the lungs of the earth, why the Amazon is called the lungs of the earth, क्योंकि CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, तो लंग्स की तरह काम कर रहा है, अर्थ के लंग्स की तरह। अर्थ अर्थ को O2 दे रहा है। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा O2 कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा O2 कौन प्रोड्यूस करता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, कौन कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस? मैंने क्लास में बताया, आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस। इफ यू जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, यू विल। हाँ, प्रोड्यूस करता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आर यू श्योर इट इज द कोरल? हमने बात की थी प्लैंक्टन्स करता है, याद नहीं है आपको? सबसे ज्यादा याद आया? प्लैंक्टन्स में फोटोसिंथेटिक एल्जी है ना, फोटोसिंथेटिक एल्जी के बारे में हमने बताया था, उसमें क्लोरोफिल होता है। याद आया? क्लोरोफिल होता है, तो सबसे ज्यादा जो है प्लैंक्टन्स विल बी प्रोड्यूसिंग योर ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। ओके, solar insolation. So only a small fraction, that is 0.1% of solar insolation reaching the earth is fixed through photosynthesis. A significant portion is utilized for plant respiration, with the remaining stored or transferred within plants.
सो जो बाकी जो होता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, और बाकी जो है स्टोर्ड होता है और ट्रांसफर की कर दिया जाता है, ठीक है, इन प्लांट्स। और ये क्या करता है, सिर्फ 0.1% जो है सोलर इंसोलेशन कैप्चर करता है। Systemic flows. So organisms survive through systemic flows of energy, water, and nutrients, which vary across different regions and seasons due to local factors. तो organisms जो है वो systemic flows के through जो energy, water और nutrients का होता है, which vary across different region and season, उस पे survive करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी यहाँ पर जैसे है that if suppose सिर्फ evaporation हो रहा है, सिर्फ इवापोरेशन हो रहा है तो हम क्या सरवाइव करेंगे? या सिर्फ अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सिर्फ ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, देयर विल बी नो सर्वाइवल। सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम वेयर द फ्लो इज मेंटेन्ड। जहां पर इवापोरेशन हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन हो रहा है, देन कॉन्डेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसी के वजह से जो एक पूरा वाटर साइकिल आपका चल रहा है, तो ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव इन हार्मनी, हार्मोनियस इक्विलिब्रियम। अदरवाइज दे कुड नॉट। सिर्फ रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, रॉक का वेदरिंग नहीं हो रहा है, रॉक का वापस से फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओनली वेदरिंग हो रहा है, या सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है, नो वेदरिंग, वेदरिंग ओनली, नो फॉर्मेशन। तो इसमें क्या कुछ बढ़िया चीज होगी? नहीं होगी। ऑब्वियसली यू रिक्वायर ब्रेकिंग एंड मेकिंग, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट है केमिकल बैलेंस बनाने के लिए आपके एटमोस्फेयर में। सो बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन द एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू cyclic passage through plant and animal tissues, followed by release through decomposition। तो बैलेंस कैसे बनता है केमिकल कंपोनेंट का? इट इज थ्रू साइक्लिक पैसेज थ्रू प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल्स जो क्या करता है, आप लेते हैं, यू टेक इन द एयर, उसके बाद आप एयर छोड़ते हैं, प्लांट भी वही काम करता है, उससे क्या होता है, केमिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, और उसके बाद डिकम्पोजिशन के थ्रू वो जो एनर्जी है, ओके, वो जो केमिकल्स है, वो जो एनर्जी है, वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसी में आते हैं हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल में। सो दीज आर द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना, साइक्लिक का मतलब होता है जो स्टार्ट हुआ है वो खत्म होगा, और जो खत्म हुआ है वो स्टार्ट होगा। ओके, जैसे कि सपोज वाटर हैज इज इवापोरेटिंग, वाटर इज इवापोरेटिंग, तो वाटर इज ऑल्सो प्रेसिपिटेटिंग, yes or no? Water is evaporating, so water is also precipitating. If water is precipitating, water will be evaporating, water will be evaporating. If water is evaporating, it will be precipitating. तो ये साइकिल बना कि नहीं? हम बोलते हैं ना, हम साइकिल में फंस गए, वी आर स्टक इन अ साइकिल। सुबह उठता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, उसके बाद फिर ऐसे कर दिन खत्म हो जाता है, फिर वही काम, फिर वही काम। तो जो फिर वही काम है, फिर वही काम है, एक्चुअली दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट। बार बार आप एक ही काम को कर रहे हो, तो वही आपका साइक्लिक मूवमेंट में आ जाएगा। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है गैसियस साइकिल, जिसमें न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर प्राइमरली इंक्लूड द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। मतलब सबसे रिजर्वॉयर है क्या होता है, रिजर्वॉयर का मतलब होता है कहीं से आप ले रहे हैं, ओके, यू आर टेकिंग इन सर्टेन, एक तरीके से रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि कहीं पर एक रिजर्वॉयर होता है, तो वहां से आप ले सकते हैं, यू कैन टेक इन, ओके, यू कैन बेसिकली टेक इन फ्रॉम देम। हाँ, एक जगह पे जमा है और वहां से आप ले सकते हैं, जैसे रिजर्वॉयर वाटर, एक्विफर्स, एक्विफर्स आर रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर इज अ रिजर्वॉयर, है ना, वहां से वहां पर जमा है और वहां से आप ले सकते हैं। देन सेडिमेंट्री साइकिल, तो मेन रिजर्वॉयर सॉइल होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और अदर अर्थ क्रस्ट कंपोनेंट होता है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल देखते हैं इसमें क्या होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। तो वाटर का सर्कुलेशन तीनों फॉर्म में होता है, ओके, इट इज referred to as the water or hydrological cycle. Then comes your carbon cycle. So carbon जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, हर एवरीबडी, एवरी ईच वन ऑफ अस इज ए कार्बन पर्सन, कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म।
है ना, कार्बन से आए हैं कार्बन में चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट, दैट यू हैव रिजन फ्रॉम कार्बन एंड यू विल रिटर्न टू कार्बन. ओके, ऑल राइट. प्रोसेस ओवरव्यू. So photosynthesis, carbon cycle begins with the fixation of carbon dioxide from the atmosphere during photosynthesis. Carbon dioxide is converted into carbohydrates such as glucose, which can further transform into other organic compounds like sucrose, starch and cellulose. Okay. यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो है कार्बन साइकिल कहाँ से होता है स्टार्ट, आपका फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह हैं, वहां पर खाना बनने का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा इनको, वहीं से आपका कार्बन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, which can further transform into organic compounds like sucrose, starch and cellulose. तो क्या होगा, कार्बन taken in by the plants, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च. ओके, यूटिलाइजेशन बाय प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो यहां पर बने हैं इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर ओन प्रोसेसेस, ओन मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इट विल बी रिलीज्ड और थ्रू द लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे. सो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा. Herbivore animals will consume the plants, converting some carbohydrate into carbon dioxide through respiration. तो आप प्लांट्स खाइएगा, सपोज somebody is a herbivore और वो प्लांट्स खाएगा, तो प्लांट्स आप खाओगे तो उससे बाद क्या होगा, यू विल रिस्पायर बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी. आपके अंदर रेस्पिरेशन की ताकत कहाँ से आ रही है, प्लांट खाने की वजह से. एंड देन यू विल डू रेस्पिरेशन एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट in plant tissue not consumed by herbivores undergo decomposition by microorganisms. तो बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि दे हैव नॉट बीन ईटन बाय द प्रोड्यूसर्स, नॉट बीन ईटन बाय द प्रोड्यूसर्स, और उससे क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोज्ड कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्निंग इनटू द एटमोस्फेयर. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, we took carbon dioxide and then it slowly and steadily it got converted back into carbon dioxide. और कार्बन साइकिल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में आपका अच्छा खासा रहता है. अच्छा, ये सुना है आपने कि बहुत एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है किसी एरिया में, सो प्लांट्स ब्लूमिंग देखने को मिलती है. इफ देयर इज टू मच एक्सेस, okay, there is too much excess carbon dioxide in the atmosphere, तो उससे maybe it may lead to plant blooming in certain situations. It is because abundance of, हाँ, abundance of carbon dioxide जो है उसकी वजह से the plants have a ready reservoir, ताकि उनके पास अनलिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर टाइप का बन जाता है, उससे प्लांट ब्लूमिंग होता है. ओके, लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा रहता, प्लांट आप लगा देते उसको यूज करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं था. एफॉरेस्टेशन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है. आप कर क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट कर रहे हैं मजे से, उसके साथ साथ यू आर डिफॉरेस्टिंग ऑल्सो. अभी एक बहुत अच्छा एक वीडियो आया था, शेयर विथ यू गाइस. उसमें दिखा रहा था 1700 से लेके 2024 तक, 1700 से लेके 2024 तक कितना घटा है. ओके, पास्ट 100 years का दिखा रहा था. इंडिया में यू विल नॉट बिलीव इन इंडिया, इंटायर इंडिया वाज ग्रीन वन टाइम. हाँ, डिफॉरेस्टेशन जो ग्लोब पे दिखा रहा था वीडियो में, इंडिया जो था इट वाज इंटायरली ग्रीन. आज के डेट में ग्रीन पैच सिर्फ 2 जगह है, कहां बता सकते हो. देयर इज ओनली 2 एरियाज जहां पर इंडिया में ग्रीन पैचेस है. वन इज योर वेस्टर्न घाट्स, द सेकेंड वन इज योर नॉर्थ ईस्ट, एंड सम पैचेस आर देयर इन ओडिशा एंड झारखंड जहां पर आपका ट्राइबल्स रहते हैं, छत्तीसगढ़, दैट्स इट. नहीं तो पहले पूरा इंडिया, द इंटायर इंडिया वाज ग्रीन. एंड द स्कोप ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज बीन द मैक्सिमम इन इंडिया. और अमेरिका में कम नहीं हुआ, साउथ अमेरिका में कम नहीं हुआ, यूरोप में कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ है अफ्रीका में
अफ्रीका में भी आज के डेट में आपको नॉर्मल मिल जाएगा, बट इंडिया में इट हैज बीन द मैक्सिमम, नॉट इवन इन चाइना विथ इट्स डेवलपमेंट. China has seen the level of deforestation that India has seen. Correct. ऑक्सीजन साइकिल में आते हैं. सो ऑक्सीजन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जब कार्बन लेता है, तो जब रेस्पिरेशन करता है आपका प्लांट, तो वहां से आपका ऑक्सीजन देखने को मिलता है निकलते हुए. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिलीजिंग एनर्जी along with carbon dioxide and water. Complexity of the cycle क्या है? So oxygen cycle is characterized by its highly intricate nature involving various chemical forms and combination. Okay, chemical forms and combination क्या क्या होता है? So oxygen will combine with nitrogen to form nitrates. ये बहुत important है. ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, फॉर्म क्या करेगा? नाइट्रेट्स को. एंड विथ न्यूमरस अदर मिनरल्स and elements to form various oxides such as iron oxide and aluminium oxide. Okay, so iron oxide और aluminium oxide में फॉर्म करेगा. तो यहां पर देख लेते हैं, O2 कंबाइन विथ नाइट्रोजन, उससे क्या बनाएगा? नाइट्रेट बनाएगा प्लस अदर मिनरल्स. ओके, ऑल राइट. उसके बाद जो है आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. A significant portion of oxygen is generated through the decomposition of water molecules by sunlight. वाटर मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होगा जो सनलाइट से, उसके वजह से भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन. ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन के थ्रू भी ये ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज होगा. सो ओके, फोटोसिंथेसिस बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, बाकी जो है वी हैव कवर्ड. ऑक्सीजन साइकिल्स complexity underscores its significance in maintaining life processes. तो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये तो तय है. नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं. सो नाइट्रोजन constitutes about 78% of atmospheric gases. It is the most abundant gas. इसके पीछे का रीजन क्या है? Why it is the most abundant gas? कुछ होगा रीजन दैट हमारे एटमोस्फेयर में वाटर से लेना देना है क्या? कि द फैक्ट दैट 71% of the world is covered by water, that's why nitrogen is also abundant in the atmosphere. Is it related to that or some other reason why nitrogen as a gas is so abundant? It is because of water. It is because 71% of the world is covered by oceans. That's why. Okay, है ना? That's why आप जो है कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है it is one of the most abundant gas. Okay, कैसे मतलब? मतलब नहीं समझा. कैसे इन द सेंस? ओके, यहाँ पर आप समझिए. ओके, यहाँ पर आप समझिए. अच्छा, वाटर्स. ओके, सो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे वाटर है. ओके, वाटर में सबसे ज्यादा क्या रहता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है आपका क्या होता है? सबसे पहले तो स्टेबल है. ओके, सबसे पहले तो स्टेबल है ना? नाइट्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सबसे पहले तो वो स्टेबल है. और उसके बाद क्या है? इट डज नॉट रिएक्ट, ओके, वेरी इजीली, है ना? इट डज नॉट रिएक्ट वेरी इजीली. तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे करके उसको बिल्डअप होने लगा. धीरे धीरे करके इट इट स्टार्टेड टू गेट बिल्डअप. ऑलराइट, इट स्टार्टेड टू गेट बिल्डअप इन द एटमोस्फेयर. ठीक है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि प्योर नाइट्रोजन, प्योर ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन, प्योर ऑक्सीजन अगर आप ब्रीथ करेंगी तो क्या वो अच्छी बात है? क्या वो अच्छी बात है? हुँ? नहीं बात है, नहीं है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन आपका टिश्यूज डैमेज कर देंगे. अगर आप टिश्यूज को देखेंगे, ठीक है, टिश्यूज को देखेंगे, उसके वजह से आपका डैमेज हो जाएगा.
तो नाइट्रोजन जो है आपका, अगर समझिए, ओके समझिए सी से अगर निकल रहा है, ओके सी से आपका निकल रहा है तो एटमॉस्फेयर में आता गया, एंड दिस इज ड्यूरिंग व्हेन द अर्थ वाज बीइंग मेड, ओके व्हेन द अर्थ वाज बीइंग मेड, तो धीरे धीरे करके नाइट्रोजन क्या होता है, बिल्डअप होने लगा, ओके धीरे धीरे करके नाइट्रोजन बिल्डअप होने लगा इन द एटमॉस्फेयर। और नाइट्रोजन क्या है, इट इज इनर्ट इन नेचर, इट इज स्टेबल इन नेचर, तो उससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन को स्टेबलाइज किया। अब यहां पर आप समझो, एक ऐसा गैस है जो कि रिएक्ट नहीं करता और स्टेबल है, तो उसका कंबशन भी पॉसिबल नहीं है जल्दी, उसका कंबशन भी पॉसिबल नहीं है जल्दी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो सी से निकला है आपका नाइट्रोजन, जो सी से एमिट हो रहा है आपका नाइट्रोजन वगैरह, या जो अदर प्रोसेसेस से नाइट्रोजन एमिट हो रहा है, वो बिल्डअप होगा, उसका तो यूज ही नहीं है ना। वो कर क्या रहा है, सिंपली वो स्टेबलाइज कर रहा है एनवायरमेंट, सिंपली क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, इट इज जस्ट मेकिंग द एनवायरनमेंट मोर स्टेबल, है ना। और नाइट्रोजन क्या करता है, आपको पता है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए अर्थ में तो अर्थ विल स्टार्ट बर्निंग, स्पॉन्टेनियस कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ व्हाट विल हैपन, अगर मैं करूं कि कहूं कि ऑक्सीजन जो है आपका 90% हो जाए, तो एवरीबडी विल स्टार्ट बर्निंग, स्पॉन्टेनियस कंबशन, कभी बुझेगी भी नहीं वो, करेक्ट, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन अगर आप डायरेक्टली लीजिएगा तो आपका टिश्यू खत्म हो जाएगा, आपका टिश्यू खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो, अगर आपका क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है, बिकॉज इट गॉट बिल्ड अप, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इट गॉट बिल्ड अप ओवर टाइम, बिकॉज रिएक्ट ही नहीं करता है तो वहीं का वहीं रह गया, रिएक्ट नहीं करता है तो वहीं का वहीं रह गया। और उसके बाद ये O2 को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो जब आप स्टेबलाइज होगा O2 को डाइल्यूट करेगा और स्टेबलाइज करेगा, पहले डाइल्यूट करेगा फिर स्टेबलाइज करेगा, वंस इट विल स्टेबलाइज इट, द अर्थ विल बिकम स्टेबल, द अर्थ इज गोइंग टू बिकम स्टेबल। इसीलिए प्योर ऑक्सीजन इज वेरी डेडली फॉर यू, इट इज द ऑक्सीजन मिक्स्ड with nitrogen that helps you breathe, okay. Nitrogen is an essential component of various organic compounds including amino acids. अमाइनो एसिड्स कहां पर होता है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स अब्जॉर्प्शंस, है ना, प्रोटीन का प्रिकर्सर। न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, vitamins and pigments. Utilization by organisms, so only specific organisms such as certain soil bacteria and BGA, that is your blue green algae, can directly utilize nitrogen in its gaseous form. ये बहुत important, not everybody can directly utilize nitrogen. First it has to be fixed, your plants cannot directly utilize nitrogen. Please remember this, plants cannot directly utilize nitrogen, it has to be fixed by certain microorganisms. तो आपको याद होगा mycorrhiza, root nodules, rhizombium, है ना, राइजोबियम याद है आपको। सो व्हाट वर दोस थिंग्स, आपके जो रूट्स में है, पल्सेस के रूट्स में, देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच, ओके, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सो दैट द प्लांट्स कैन यूज इट, ओके। नाइट्रोसोमोनास एक्सीलेंट, नाइट्रोसोमोनास हो गया, अजोला हो गया, अजोला बैक्टर वगैरह जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू जो है, ओके, उसके थ्रू जो है हमें जो प्लांट्स है उसको मिल जाता है नाइट्रोजन, बिकॉज द प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम द नाइट्रोजन। So nitrogen needs to be fixed before it becomes usable, with 90% of fixed nitrogen being biological. So biological process के through nitrogen को fix किया जाता है। Soil organisms along with plant roots primarily fix the atmospheric nitrogen into an available form. Other sources of nitrogen fixation include lightning. Lightning is one of the biggest. Lightning जो है one of the biggest sources of nitrogen fixation है. Cosmic radiation and certain marine animals also fixes nitrogen. Assimilation by plants. So once nitrogen is fixed into an available form, मैंने बताया था डायरेक्टली ले नहीं सकता, उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसको अवेलेबल करने के लिए ग्रीन प्लांट्स कैन असिमिलेट इट, मतलब उसको यूज कर सकता है for growth and development. Herbivore animals then consume nitrogen containing plants.
thereby incorporating nitrogen into their own bodies. Dead plants and animals along with nitrogenous waste excretion are decomposed by soil bacteria. Okay, फाइनली जो है डेड प्लांट्स और एनिमल जिन्होंने नाइट्रोजन रिच फूड कंज्यूम किया था, ओके, उनका जो है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन में दिखा था, आर डीकम्पोज्ड बाय सॉइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के बारे में आपको पढ़ना, बिकॉज 2023 प्रीलिम्स में दे हैड दिस क्वेश्चन। सो फाइनली जो है बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, विच कैन यूज अगेन बाय ग्रीन प्लांट्स। इसी से आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Then comes the process of denitrification. Certain bacteria facilitate denitrification, converting nitrates back into free nitrogen, thus completing the nitrogen cycle. तो nitrites और nitrates उसमें क्या होता है, यहां पर समझिए आप कि nitrites है और nitrates है, इसमें से कुछ जो है वापस चला जाएगा प्लांट्स के पास, और कुछ जो है इट विल गो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का कुछ हिस्सा प्लांट्स तो ऐसे ही यूज कर जाएंगे, और उसका कुछ हिस्सा सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इट विल बी अंडरगोइंग द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, एंड thus it will complete the nitrogen cycle. Okay, I think this is something that we can skip. Nitrogen cycle is vital for maintaining the balance of nitrogen within the ecosystem, जिसके थ्रू अवेलेबिलिटी जो है हम इंश्योर कर सकते हैं। अदर मिनरल साइकिल्स में फॉस्फोरस साइकिल होता है, सल्फर साइकिल होता है, आई थिंक ऑल दिस इज कवर्ड इन द क्लास, वीडियो इज अपलोडेड। कैल्शियम, पोटेशियम आर क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। ओके, तो ये जो है आपका जनरली आपके अर्थ के क्रस्ट से, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एज अ रिजर्वॉयर यूज कर रहा था, ये जो है अर्थ के क्रस्ट को एज अ रिजर्वॉयर यूज करेंगे। So these minerals usually occur as salts dissolved in soil water, lakes, streams and seas. Okay, mineral salts जो है they are derived from the earth's crust through weathering. weathering का process हमने पढ़ा था, biological weathering, physical weathering, chemical weathering, mechanical weathering, है ना, बहुत सारे टाइप के weathering होते हैं। उससे क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपली आपको ये समझना है, वेदरिंग इज योर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। अब कैसे भी हो, चाहे किसी एनिमल्स के थ्रू हो, किसी लाइटनिंग के थ्रू हो। लाइटनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। लाइटनिंग जो है हमने डिस्कस किया था, इट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर रॉक वेदरिंग। दूसरी चीज क्या है, देन देयर आर केमिकल एक्शन। उसके बाद फिजिकल वेदरिंग, आपने डायनामाइट से फोड़ दिया, फट गया वो, बहुत सारे रॉक्स का वेदरिंग ऐसे ही हो गया। सम सॉल्ट्स, ओके, यहां पर क्या है, अर्थ क्रस्ट में आपको मिनरल सॉल्ट्स मिल जाएगा जो कि वेदरिंग के थ्रू निकला है, विद सॉल्युबल सॉल्ट्स एंटरिंग द वाटर साइकिल एंड इवेंचुअली रिटर्न रीचिंग द सी। सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होता है, आपका सी में पहुंच गया। सम सॉल्ट्स आर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू कुछ सॉल्ट्स जो है अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाएगा, विच विल री एंटरिंग द साइकिल आफ्टर weathering. Living organisms will obtain their mineral requirement from the mineral solutions in their environment, and some animals will acquire minerals through their consumption of plants and other animals. So minerals कैसे मिलेगा, आप जैसे लीच करेंगे उससे मिनरल मिलेगा, इफ यू आर अ डेट्राइटोवोर्स। ओके, दूसरी चीज क्या है, अगर आप यू आर ईटिंग अदर एनिमल्स, उसके थ्रू आपको मिनरल्स मिल जाएगा। ट्रेस मिनरल्स होता है ना, आपके पेरेंट्स खाते होंगे वो रिवाइटल, रिवाइटल वुमेन, रिवाइटल मेन करके आता है ना, उसमें क्या रहता है, ट्रेस में, ट्रेस अमाउंट में यू गेट दोज मिनरल्स, है ना। तो ऐसे नॉर्मली कैसे मिलता है मिनरल्स, आपको खाने से मिलता है। रॉक सॉल्ट खाते हैं ना, हाँ, मल्टी विटामिन पिल्स क्यों खाना पड़ता है, कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि आपके खाने में डेफिशिएंसी है। रॉक सॉल्ट क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट रॉक सॉल्ट, उसमें मिनरल्स होता है। पानी क्यों पीते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्योर पानी नहीं पीना चाहिए, द वाटर शुड बी स्लाइटली इम्प्योर। बहुत ज्यादा प्योर पानी क्यों क्यों नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत है, योर बॉडी विल गेट डिवॉइड ऑफ मिनरल्स।
Upon the death of organisms, minerals are returned to the soil and water through decomposition and flow. Ye chapter is over. Now we can start with ecological balance. So ecological balance refers to a state of dynamic equilibrium within a community of organism. ओके यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि एक एनिमल चला गया, उसकी वजह से दूसरा एनिमल भी चला जाएगा। एक एनिमल चला गया, दूसरे एनिमल का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा भी होता है ना, दोनों चीज हो सकती है। तो पॉपुलेशन इज केप्ट इन चेक ऑफ ईच अदर। ऐसा क्यों बोला जाता है, व्हाई डज द नेशनल ज्योग्राफी पीपल दे डू नॉट ओके सी whenever they see that some lion is killing a gazelle or some lion is killing maybe a bison, why don't they stop it? Because it's a natural process, it's a way of maintaining the ecological balance, right? उसी को इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, जहां पर पॉपुलेशन इज केप्ट इन चेक, जहां पर एक हार्मनी मेंटेन रहती है। इट अकर्स व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स स्टेबल। Ecological balance involves gradual changes through natural succession, maintaining stability in the number of each species. Competition and cooperation among different organisms help maintain a stable population balance. Competition is also important, cooperation is also important. हमने पढ़ा था different types of cooperation, किस किस टाइप का cooperation पढ़ा था? हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको हम बोल रहे थे, हमने कंपटीशन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रीडेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉमेंसलिज्म, और हमने पढ़ा था अमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक आदमी को या एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को न्यूट्रल रहता है, कुछ नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। दूसरा क्या होता है, अमेंसलिज्म, एक को नुकसान होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता, मजे मजे में होता है ना। जैसे सपोज आपके नेबर ने आपके दरवाजे पे गोबर कर दिया, ठीक है, या गोबर फेंकवा दिया। आपके नेबर ने आपके दरवाजे पे गोबर फेंक दिया, उसको मजा आ रहा है, बस ठीक है, मजा आ रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपको साफ करना पड़ रहा है। ओके, सो वही होता है ना, आप पूछेंगे भाई क्या तुम क्या मजा आया इसमें, है ना। तो दिस इज अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? कमेंसलिज्म है, सपोज आपका नोट्स बहुत अच्छा है, आपके नोट्स से आपका दोस्त पढ़ रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके नोट से, लेकिन उसका फायदा हो जा रहा है, तो दैट इज कमेंसलिज्म। ओके, एंड देन म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है। कॉम्पिटिशन क्या है, दोनों को नुकसान हो रहा है। प्रिडेशन क्या है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। ओके, सिम्बायोसिस क्या है, दोनों को फायदा। सिम्बायोसिस का एग्जांपल क्या है, लाइकेन है, जिसमें फंजाई आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज फंजाई आर वेरी स्टर्डी, वेरी वेरी नेवर से डाई टाइप का उनका बिल्डअप होता है, और उसी के साथ उनको एल्जी क्या कर रहा है, एल्जी खाना पका रहा है। ओके, आई थिंक रंजन ने कहा था ना, ये रंजन वाज द पर्सन हु सेड कि ये दोनों का मैरिज हो गया, एंड द एल्जी इज द सॉरी फंजाई इज द मैन ऑफ द हाउस, है ना। फंजाई इज द मैन ऑफ द हाउस एंड एल्जी खाना पकाती है, और फंजाई कम्स फ्रॉम ऑफिस। ओके, in vast grassland, herbivorous animals such as deer, zebra, and buffalo exist in abundance, while carnivorous animals like tigers and lions regulate their population. तो population regulation, तो हमेशा आप देखिएगा, कभी भी ना गन के बाद, ओके, गन्स के बाद आपका हंटिंग की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन आया। उसके पहले men have been hunting. Okay, men have been hunting animals, human being have been hunting animals since a time immemorial, मतलब हजारों सालों से हम हंटिंग कर रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द गन्स। सबसे ज्यादा डिक्लाइन हमें टाइगर और लायंस के पॉपुलेशन में तब दिखा जब जीप्स जीप्स बिकेम कॉमन एंड द गन्स बिकेम कॉमन, एंड दिस इज फ्रॉम द 1850s टू 1950s। उसके बाद 1950 में हमें समझ में आया दैट दिस इज नॉट करेक्ट। पहले क्या होता था, आप 4 दिन लगाते थे तो एक शेर को मारते थे। अब क्या होता है, यू आर जस्ट सिटिंग इन अ जीप, और आप शेर का पीछा कर रहे हो, बेचारा शेर आप भाग रहा है, ही कैन नॉट आउट रन यू बिकॉज यू हैव गॉट द कार टेक्नोलॉजी, ठीक है।
सो इसके वजह से एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस टूट गया। यहां पर क्या है, वाइल्ड एनिमल्स नेचुरली रेगुलेट करते हैं। वो देखोगे आप, 100 गजल्स है या 100 बाइसन है, उसमें से एक या दो को मारेगा, कभी भी 100 का 100 नहीं खाएगा। 100 का 100 नहीं खाता, वो एक या दो को मारता है। उसके बाद एक या दो जो है वो 3 से 4 दिन, एक हफ्ता चला लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते उसका जो पैक है वो नया हंटिंग पे जाता है, फिर एक को मारता है। उस समय तक 3-4 पैदा हो जाते हैं। 100 में से 3-4 गजेल पैदा हो जाते हैं या बाइसन्स पैदा हो जाते हैं। Disturbance in native forests, such as clearing for shifting cultivation, leads to changes in species distribution through competition. This process is known as succession, results in the dominance of secondary forest species over native species, altering the forest structure. Ernst Haeckel, a German zoologist, coined the term ecology, or as oikology. The definition of ecology is the science that studies interaction between biotic and abiotic factor. तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में आपको जो इंटरेक्शन रहता है उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, उसके स्टडी को। नेचुरल सक्सेशन, सो इकोलॉजिकल बैलेंस इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल चेंजेस थ्रू नेचुरल सक्सेशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। तो नेचुरल सक्सेशन इज समथिंग विच इज प्री डिटरमाइंड बाय नेचर, जेनेटिकली कोडेड। इट इज समथिंग दैट इज कोडेड इन बाय द नेचर इन द इकोसिस्टम। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी, नेचुरल हजार्ड्स की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये हमें कहाँ देखने को मिला है? ये हमें हिमालयाज में देखने को मिला है। मैंने एग्जांपल बताया था आपको जोशी मठ का। Human activities have heavily influenced Earth's ecosystem, causing the loss of originality and adverse effect on the environment. Okay, overexploitation is a very big problem. I think this is Bol Bachchan majorly. Okay, biodiversity जो है वो क्या होता है? It's a constant state of evolution, both at the level of species and individual organism. It encompasses the abundance and variety of organisms within a specified geographical area. It encompasses the variability within and between the species. मतलब स्पीशीज के अंदर भी आपको डिफरेंट चीजें मिल जाएगी। जैसे टाइगर है तो अल्बाइनो टाइगर भी होता है ना, उसी तरीके से आपको मेलानिन टाइगर, ये सारे टाइगर, जावा टाइगर, यू नो इस टाइप का टाइगर, सुमात्रन टाइगर, इंडो चाइना टाइगर, विद इन सेम स्पीशीज, टाइगर के ही स्पीशीज में आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस मिल जाएंगे। तो वही आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वेरिएशंस। कैन आई से योर डाइवर्सिटी इज जस्ट लाइक योर वेरिएशन? Estimated average half-life of a species ranges between 1 and 4 million years, within with 99% of species that have ever existed are that are now extinct. तो 99% ऑफ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसीलिए जो इलॉन मस्क वगैरह है, व्हाई दे आर सेइंग दैट वी नीड टू स्प्रेड आउट, व्हाई दे आर सेइंग दैट वी नीड टू स्प्रेड आउट। अब जैसे डायनासोर है, डायनासोर एक आया जो आपका एस्ट्रॉयड आया, मीटेरॉइड आया और जाके खत्म कर दिया है ना डायनासोर्स को। तो इस टाइप का ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क इज सेइंग कि मार्स पे भी हम रहेंगे और हम लोग मून पे भी रहेंगे और दूसरे प्लैनेट्स पे भी हमें जो है अपना घर बसाना होगा, ताकि कोई ब्लैक स्वान इवेंट आए अर्थ पे। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट दैट हैज कम टू अर्थ, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से, ओके, उसकी वजह से हमारा स्पीशीज खत्म हो सकता है, जस्ट लाइक 99% ऑफ द अदर स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे इंडिया, आप इंडिया में कहां पर हर जगह बायोडाइवर्सिटी मिलेगा? नहीं। बायोडाइवर्सिटी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, एनसीआर में नहीं मिलेगा, आपको ये साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। ओके, आपको कहां पर मिलेगा? बैंगलोर में नहीं मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में, बायोडाइवर्सिटी मिलेगा आपको ईस्टर्न हिमालयाज में, बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इन सर्टेन पैचेस। Levels of biodiversity, so there is genetic diversity. Genes constitute the fundamental units of various life form. Gene technology, gene therapy, जीन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके यूपीएससी साइंस एंड टेक बायोलॉजी पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Genetic biodiversity pertains to the diversity of genes within the species.
द स्पीशीज एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशंस, जिससे आपके कलर्स में, हाइट में, अपीयरेंस में डिफरेंस होता है। तो सर्टेन रीजन के लोग फेयर होते हैं, सर्टेन रीजन के लोग डार्कर होते हैं, सर्टेन रीजन के लोग टॉलर होते हैं, सर्टेन रीजन के लोग शॉर्टर होते हैं। ओके, genetic diversity is crucial for maintaining healthy breeding population within species. So do you think, okay, I'll not be very controversial, but do you think that because of fixation of caste system, एटलीस्ट चलो हम लोग गोत्र तो करते हैं, बट कास्ट सिस्टम के फिक्सेशन की वजह से हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी हैज बीन लॉस्ट? Okay, in certain communities it has been seen, high instances of diabetes, high instances of genetic diseases. All right, you will see in them, unke aankhon ke niche, I'll not name the community, there is one particular community I have seen, unke aankhon ke niche dark circles hote hain, and बच्चों में होते हैं, बहुत आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। आई हैव सीन दैट छोटे छोटे बच्चों में, एंड उनमें आप देखिएगा तो पॉन्च, व्हाट इज अ पॉन्च? पॉन्च इज लाइक योर तोंद। तो थोड़ा सा खाना खाने पे तोंद निकल जाता है, तो ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? मायोपिया, आंखें खराब हो जाना छोटे छोटे उम्र में, व्हाई डज दिस हैपन? तो इट हैज टू डू विथ लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। You are, I'm not promoting anything here, but I'm just stating the the, what do you call it, biology. आप अगर एक छोटे से जीन पूल में, if you start breeding, what is going to happen? It is not going to give you any kind of edge, genetic edge. Okay, हाँ, धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट्स वाई डायबिटीज इज सो कॉमन, that's why paunch is so common, that's why stunted growth is so common, asthma is so common. Okay, genetic diversity is crucial for maintaining healthy breeding population within species. ये genetic diversity का सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको आ रहा है पता है आपको? हमने डिस्कस किया था गिर लायंस को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेनेटिक डाइवर्सिटी और ब्रीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है गिर लायंस को। ओके, दैट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बिकॉज एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, बाहर जा नहीं सकते। ओके, एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, बाहर जा नहीं सकते। Species diversity. So species diversity denote the variety of species within a defined area. It can be quantified by measuring species richness, abundance, and types. तो हमने डिस्कस किया था, if you guys remember, species diversity and species richness. स्पीशीज रिचनेस के साथ साथ हमने स्पीशीज वेरिएबिलिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी सब हमने डिस्कस किया था। एंड एक्चुअली इट इज नॉट ओनली स्पीशीज रिचनेस, ओके, इट इज एक्चुअली स्पीशीज डाइवर्सिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी में आपको मल्टीपल एनिमल्स मिल जाएंगे, और उसके साथ में ओके स्पीशीज रिचनेस रहेगा, तब एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम आपका अच्छा रहेगा। सो सर्टेन एरियाज एग्जिबिट ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस होगा एज कंपेयर टू अदर्स। रीजन्स अबंडेंट इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर नोन एज हॉटस्पॉट्स। तो आपका वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मले पेनिनसुला हो गया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। आपको याद है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्चुअली मले पेनिनसुला वाले बायोडाइवर्सिटी रेंज में आता है। ओके, राइट राइट। हिमालयस में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न हिमालयस हम कह सकते हैं। ओके, ईस्टर्न हिमालयस विल बी मोर इकोलॉजिकली डाइवर्स। ऑल राइट, आई थिंक दिस इज मोर और लेस बोल बच्चन टाइप ऑफ थिंग। क्रॉप डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ओके आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कीजिएगा तो आपका क्लाइमेट चेंज कैन हैपन, ग्लोबल वार्मिंग कैन हैपन, नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक विल बिकम कॉमन, राइट? Exotic species introduced into the ecosystem will disrupt the natural habitat. Pesticide and pollutants like hydrocarbons and toxic heavy metal will pose a threat to the vulnerable species. Poaching is also a very big problem. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में देखते हैं तो IUCN जो है, क्या IUCN एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? इज इट ए इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी? नहीं है। देखिए, जहां पर भी इंटरनेशनल लगा रहेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, 99.99% केसेस में, इट इज एन NGO। ओके, तो इसमें आपका क्या क्या रहता है? IUCN का जो थ्रेटेंड स्पीशीज का क्लासिफिकेशन है, उसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज रहता है। सो ऐसे रहता है उसमें, अगर आप देखिएगा
सो सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है जिसको हम सीआर बोलते हैं। उसके बाद हम जो है उसके बाद क्या आता है, इंडेंजर्ड आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, वल्नरेबल आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, नियर थ्रेटेंड आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, लीस्ट कंसर्न। उसके बाद क्या आता है आपका, लीस्ट कंसर्न के बाद आता है इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन। ओके। और सीआर के बाद क्या आता है, सीआर के बाद आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब सिर्फ जू में। हाँ, डेटा डिफिशियंट है, करेक्ट। आईडब्ल्यू या इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन या डेटा डिफिशियंट एंड नॉट इवेल्युएटेड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब सिर्फ वो जूज में पाया जाता है, नेचर में नहीं पाया जाता। और फाइनली आपका आ जाता है एक्सटिंक्ट। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में करीब 250 से कम अगर आपके स्पीशीज प्रेजेंट है तो उसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहेंगे। 70, 80, 50, 60 अगर इतना नंबर आपका बच गया है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज व्हाट, इट इज अ critically endangered. It was a question also Desert National Park in 2020 prelims. 2020 prelims में डेजर्ट नेशनल पार्क का क्वेश्चन आया था। ओके, देन इंडेंजर्ड हो गया, देन वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटेंड, नंबर बढ़ते जाएगा। लीस्ट कंसर्न इज अबंडेंट। ओके, अब ये बताइए घड़ियाल जो है, इंडियन घड़ियाल, उसका क्या है आईयूसीएन स्टेटस। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहां पर पाया जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज आया था मगरमच्छ और घड़ियाल की लड़ाई हो रही है चंबल में। एंड इट इज अलार्मिंग फॉर व्हाट, किसको, किसके लिए अलार्मिंग है, घड़ियाल के लिए कि मगरमच्छ, इंडियन मगर के लिए है या घड़ियाल के लिए। घड़ियाल, ये घड़ियाल का नंबर कम है, घड़ियाल छोटा है। घड़ियाल हाइट मतलब हाइट इन द सेंस उसका जो लेंथ है उसमें छोटा है। और उसके बाद जो है वो, ओके, नंबर्स में कम है। घड़ियाल मान लो मगरमच्छ के 5-6 मर भी जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, घड़ियाल के 5-6 मर जाएंगे तो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएगा। उसके बाद इंडेंजर्ड में ओके 250 से 500 के बीच में, वल्नरेबल में 500 से 1000 के बीच में, नियर थ्रेटेड मतलब 1000, 1500। ऑलराइट, एंड ऐसे करते करते आपका बढ़ते जाएगा। लीस्ट कंसर्न में अबंडेंट है। लीस्ट कंसर्न में कौन आएगा आपके, बंदर, डॉगी, चूहा। ऑलराइट, लीस्ट कंसर्न, कंसर्न नहीं है ये। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत है, हर जगह मिल जाता है, अबंडेंट है। नील गाय। ओके, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अभी हमने वल्चर के बारे में भी बात की थी, तो वल्चर भी जो है आपका, यूरोपियन वल्चर जो होता है, यूरोपियन ग्रिफिन वल्चर, दैट इज ऑल्सो लीस्ट कंसर्न। व्हाट अबाउट यूरेशियन वल्चर। यूरोपियन वल्चर तो लीस्ट कंसर्न है, यूरेशियन वल्चर का क्या सीन। यूरेशियन, यूरेशियन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यूरेशियन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। व्हाई, व्हाई बिकॉज इट इज योर लॉन्ग बिल्ड वल्चर। लॉन्ग बिल्ड इंडियन वल्चर को ही यूरेशियन वल्चर कहते हैं, है ना। लॉन्ग बिल्ड वल्चर को ही यूरेशियन वल्चर कहते हैं, ठीक है। यूरोपियन वल्चर ओके आपका डिफरेंट हो जाएगा, राइट। ओके, हम्म, राइट। सो वल्चर्स, आई थिंक वल्चर्स इंपॉर्टेंट है, वल्चर्स इंपॉर्टेंट है ना। उसको लिख लेना। वल्चर्स आई थिंक वी हैव रिटन ना, डाइक्लोफेनाक वाला, डाइक्लोफेनाक, है ना। राइट, करेक्ट। सो इसको यूरेशियन वल्चर कहीं कहीं पे कहते हैं, बट यूरेशियन वल्चर अलग भी आपका होता है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द यूरेशियन वल्चर, समटाइम्स ओके इसको इंडियन वल्चर कहते हैं। बट इंडियन वल्चर जो है, ओके, इंडियन वल्चर ये याद रखना दैट इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड सबसे पहले, और उसके बाद इट इज नॉट माइग्रेटरी। इट इज नॉट माइग्रेटरी, ठीक है, राइट। ओके, बट ये इट कैन ट्रैवल, हाँ इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, दैट इज अनदर थिंग। ऑल राइट, yes, so there is this Eurasian griffon vulture, okay, there is this Eurasian griffon vulture, and that is okay, and that particular vulture is actually in the news recently. Okay, it was in the news recently, and it's a, एक तो old vulture होता है, there is something called as the old world vulture, and then there is something called the new world vulture, right. Okay, we will discuss this, okay, we will discuss this in detail. Okay, oh, right. अर्थ समिट 1992 में आई है।
हाँ, दूर तक चले जाते हैं, बट दे आर नॉट ओके, दे आर नॉट माइग्रेटरी, मतलब इंडियन वल्चर जो है दे आर नॉट माइग्रेटरी इन नेचर, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ समिट जो है, Earth Summits was held in Rio de Janeiro in 1992, and it saw the participation of the Government of India and 155 other nations in signing the Convention on Biological Diversity. The summit endorsed the World Conservation Strategy and proposed various steps for biodiversity conservation. So this was a pivotal movement. This was a pivotal moment in प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है पहली बार जो स्ट्रैटेजी है इस मास लेवल पे बनाई गई थी। और इसी का कॉप होता है, आपको याद है कॉप होता है शार्म एल शेख में, देन कॉप हुआ अभी दुबई में। तो यही जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी और हर साल मिलती है। अभी क्या चल रहा है, COP 28, राइट? COP 28 इज गोइंग ऑन। सो इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की गई थी, प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट। देन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की गई थी, जिसमें फूड क्रॉप्स, फॉरेजिंग प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइफ स्टॉक, उनका जो है प्रोटेक्शन करना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रियो डी जेनेरो, व्हाई ब्राजील वाज सिलेक्टेड? उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है, ब्राजील में कुछ है क्या विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी? और अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ब्राजील जो है उसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, which is the lungs of the earth. Protection of habitats, identification and protection of habitat where species feed, breed, rest, and rear their young are essential. Each country should designate and safeguard habitats of wild relatives of domesticated plants and animals. तो ये जो है, इसीलिए इंडिया ने जो है अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसमें भी इसमें इसने बात किया था। तो इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, उसके लिए इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेके आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू मल्टीपल अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और मल्टीपल एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिला है। ओके, इसके वजह से इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एज वेल एज द डिक्लेरेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को एस्टैब्लिशमेंट इसके थ्रू हुआ है। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, so certain countries primarily located in the tropical regions are identified as मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। तो डाइवर्सिटी के लिए एक चीज जरूरी है, बारिश और टेम्परेचर। तो बारिश और टेम्परेचर आपको इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलेगा ज्यादा, बाकी के एरियाज में आपको या तो बारिश कम मिलेगा या तो टेम्परेचर कम मिलेगा। 12 such countries including India possesses significant biodiversity and are focal points of conservation effort. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो IUCN जो है इट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक regions as biodiversity hotspot. They are designated based on their vegetation. So you can write in your theme sheet biodiversity hotspots and mega diversity centers. Biodiversity hotspots, biodiversity hotspots and mega diversity centers. Biodiversity hotspots and mega diversity centers. Okay, सो ग्लोबल स्पीशीज एस्टिमेट है 2 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक। सी अभी क्या हुआ था, रिसेंटली इंडोनेशिया में सर्टेन पीपल, रिसर्चर्स फ्रॉम अमेरिका हैड लैंडेड एंड दे वर इन 2-3 days, एक पर्टिकुलर इंडोनेशियन आइलैंड पे विद इन 2-3 days दे वर एबल टू आइडेंटिफाई 50 न्यू स्पीशीज। 50 से ज्यादा नए स्पीशीज जो है उनको विद इन 2-3 days आइडेंटिफाई कर पाए थे। तो ऐसा कहा जाता है, स्पेशली एट द डेप्थ ऑफ द ओशंस, लॉट्स ऑफ अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज आर स्टिल रेस्टिंग, they are still enjoying their peaceful times and they are ready to be explored by humans. तो 100 मिलियन तक ये नंबर जा सकता है। Continuous discovery of new species such as freshwater fishes in South America remaining unclassified has been seen. Unique plant and animal species in Hawaii. Indonesian islands is one of the most biodiversity rich regions of the world because perfect जगह पे है वो ट्रॉपिकल एरिया में, लेकिन वो है बहुत सारे आइलैंड जो है उसके अनएक्सप्लोर्ड है।
नॉर्थ ईस्ट में मिलता रहता है ना, वेस्टर्न घाट्स में तो हमेशा एक नया फ्रॉग मिलते रहता है ना, उसको नाम दे दिया जाता है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है, उनके नाम पे भी द्रौपदी करके एक, आई थिंक किसको था, आई थिंक फ्रॉग था या बटरफ्लाई था, समथिंग वाज देयर राइट, जिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे द्रौपदी या समथिंग कर दिया था नाम, या क्रैब था, समथिंग वाज देयर, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुर्मू जी के नाम पे था। ओके सो ये आपका क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी खत्म। एंड नाउ जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है आपका, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इसको जो है जल्दी खत्म कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, मैक्सिमम टाइम 3 to 4 डेज। ओके, 3 से 4 दिन में इसको आप ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग जो है लैंड डिग्रेडेशन एनवायरमेंट का वो भी खत्म करें।